स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने मटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा मटर का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। अर्थात नवंबर के महीने में मटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके मटर की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मटर की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है GS10। और GS10 मटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम GS10 का चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं, तो अगला हाइब्रिड वैरायटी है गोल्डी। और गोल्डी F1 हाइब्रिड वैरायटी जो मटर की खेती करने के लिए आती है, यह भी बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम गोल्डी का भी चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और तीसरे हाइब्रिड वैरायटी की जो बातें करते हैं, तो तीसरा है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी, और जो मटर की खेती करने के लिए आता है। और अगर इसका चयन करके और इस नवंबर के महीने में मटर की फसल को उगाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही मात्र हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होता है, अच्छे तरीक़ों से यानी सही रणनीति के साथ इसका उपाय भी करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं सामान्य सबसे कम दूरी होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर और अधिकतम 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस दूरी को आप देख सकते हैं, तो 20 से 25 सेंटीमीटर इधर से दूरी होनी चाहिए। जब हम इधर से बातें करते हैं यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बातें होती है, तो इस तरह से खेत में मतलब इन तमाम बातों को ध्यान में रखना बेहद ही मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से एक कतार से दूसरी कतार की हम केवल समझने की बातें करें, तो जब एक कतार से दूसरी कतार की दूरी होनी चाहिए वह 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर। जबकि एक पौधे की इस तरीके से हम बातें करें, जब एक पौधे से दूसरी पौधे की दूरी होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इसका ध्यान रखना होगा। अगर इस सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से अगर इस नवंबर के महीने में मटर की फसल को उगाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको केवल लाभ ही हो सकता है। और जब हम खादों की बातें करते हैं कि आखिर हम अपने मटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, तो खाद के रूप में अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं केवल, तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी हम एलिमेंट कह सकते हैं सामान्य तौर पर, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। और यह मटर की फसल को ग्रोथ देने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हम सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। अगर सड़े हुए गोबर का खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं, DAP का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम खाद मौजूद है बाज़ारों में। अगर उनमें से किसी एक का चयन करके और अपने मटर की फसल में प्रयोग कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ जो होने की संभावनाएं हैं काफ़ी बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ जब हम
कीटनाशक दवा की बातें करते हैं कि आखिर हम अपने मटर की फसल में कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा मटर का पौधा है उस पर जितने भी कीटाणु लगे होंगे, बैक्टीरिया लगे होंगे, वह पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और जो हमारा मटर का पौधा है सुरक्षित, स्वस्थ एवं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सफल हो सकता है। तो हम सबसे पहला जो कीटनाशक दवा की बातें कर रहे हैं तो वह पहला कीटनाशक दवा है बदशाह इंसेक्टिसाइड, और यह बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरह से हम बदशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा जो मतलब बेहतरीन जो इंसेक्टिसाइड है वह है रोगार, और इसके साथ साथ किट कैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बाज़ारों में तमाम कीटनाशक दवा उपलब्ध है। अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और अपने मटर की फसल में एक बार स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो लाभ होने की संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि मटर की फसल में हमें मिनिमम सिंचाई करना होगा, यानी अगर ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा मटर का पौधा है वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, और ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा तो निश्चित तौर पर एक पौधा हो जाएगा, और जिससे जो हमारा मटर का पौधा है उसमें जो फूल लगने की संभावना है काफ़ी कम हो जाएंगी। तो इस तरह से यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें मिनिमम सिंचाई करना है, मिनिमम खादों का प्रयोग करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें मिनिमम खादों की जो बातें करते हैं, अगर ज़्यादा खाद की प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान भी हो सकता है। और जब हम मटर के पौधे में अगर कल्पनाएं करते हैं कि आखिर हम कौन कौन से और फसलों को उगा सकते हैं तो निश्चित तौर पर अन्य फसलों की जब कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें मक्का की फसल को भी उगाया जा सकता है। यानी जो एक कतार से दूसरी कतार के जो बीच का जगह है इसमें हम मटर की फसल में मक्का की खेती भी कर सकते हैं। और मक्के की खेती करके निश्चित तौर पर इस नवंबर के महीने में हम अपने मक्के की फसल से भी लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम खेत की किनारों की बातें करते हैं कि आखिर हम किनारों पर कौन सी फसल को उगाएं जिससे हमें सभी किसानों का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल कैसे हो पाएँ। तो किनारों पर हमें, यानी आप देख सकते हैं कि यह इसको बरे बोला जाता है और यह एक तिलहन जैसी फसल है। तो इस तरह से बरे की फसल को भी उगाया जा सकता है किनारों पर। यानी अगर किनारों पर तिलहन की जगह, यानी तिलहन भी है इस खेत में, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तिलहन का पौधा भी है। जैसा कि हम आपको तिलहन को भी उगाया जा सकता है इस मटर की फसल में। तो इस तरह से तिलहन की भी खेती करके निश्चित तौर पर मटर से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तिलहन से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तिलहन भी है। तो इस तरह से तिलहन के साथ साथ अगर बरे की फसल को भी यानी किनारों पर अगर उगा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो लाभ होने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, और एक ही साथ हम कई फसलों से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको नवंबर के महीने में मटर की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।